एक विधवा माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब मौत होती है उस विधवा माँ के एक लड़की भी थी और एक विकलांग बेटा था, यानी नॉर्मल बेटा नहीं था, वो समझते नहीं थे और ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। उसका इलाज लगातार चल रहा था और उसी विकलांग बेटे को माँ कोचिंग ले गए गए थे और उस कोचिंग से जब माँ वापस आ रहे थे तो स्कॉर्पियो कार ने उस महिला को उड़ा देती है। जब इतनी तेज टक्कर मारती है कि उस स्कॉर्पियो वो महिला जो है 100 फीट दूरी पर जाकर गिरती है और वहीं पर मौके पर ही उस महिला की मौत हो जाती है। महिला की जिस जगह पे मौत हुई थी थोड़ी ही दूर में उस महिला के घर थी और महिला कोई छोटा मोटा शख्स नहीं थे। लोगों को पहचानने में जो कौन है वो महिला, फौरन महिला के घर वाले को खबर दी जाती है, महिला की बेटी को फोन किया जाता है, सारे लोग आते हैं। बॉडी को लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल भागा गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया जो इनकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार वाले सब जमा होकर आखिरकार उस महिला की अंतिम संस्कार हो जाती है। जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो महिला की मरने वाली मृतक महिला की भाई भी आए हुए थे, सारे रिश्तेदार आए हुए थे। एक हादसे में मौत, तो उस भाई ने देखा जो मेरी जो भांजी है, यानी मरने वाली महिला की एक बेटी 24 साल की बेटी है, उसके चेहरे पे ज्यादा शिकस्त नहीं है, मतलब ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई अफसोस जैसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जो माँ गुजर गई, पिछले साल पिता का मौत हो गए थे और अब माँ नहीं रही, लेकिन उस बेटी के चेहरे को देखकर लग रहा है जो बेटी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मरने वाली महिला के भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने सोचने पर मजबूर हो गया, लेकिन फिलहाल अंतिम संस्कार हो जाते। धीरे धीरे सारे लोग चले जाते। उसके बाद वो जो मरने वाली महिला के भाई होते हैं, उन्होंने अपने एक पहचान वाले जो मतलब दोस्त जैसा है, पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनसे बातचीत किया अपनी बहन के बारे में। अब वो बहन जो है हाईकोर्ट में काम करते थे, तो एक सरकारी मुलाजिम थे, तो इसीलिए पुलिस ने भी भाई की बात सुनकर जांच पड़ताल शुरू किया। हालांकि कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, वैसे ही उस भाई की बात सुनकर पुलिस ने अंदर ही अंदर जांच शुरू किया और शुरुआत में जिस जगह पे रोड एक्सीडेंट हुई थी उस महिला की, उस जगह के सीसीटीवी फुटेज जब खंगालते हैं तो पुलिस को पहली सीसीटीवी में लग गया इस महिला की मौत कोई हादसा नहीं है, कोई रोड एक्सीडेंट भली हुई है, लेकिन इसे मारा गया, ये एक्सीडेंट जो है करवाया गया। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहे थे, इसीलिए पुलिस अब इस मामले में जुट जाती है और तफ्तीश करने लगते हैं। जब तफ्तीश के बाद सामने आती है उसी 24 साल की बेटी जो कानून की पढ़ाई कर रही थी, उस बेटी को हिरासत में लेते हैं। जब हिरासत में लेते हैं वो बेटी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, कानून की पाठ पढ़ाने लगती है पुलिस वाले को। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं जो देखो तुम्हारी माँ का रोड एक्सीडेंट हुआ और तुम तो उनकी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा, कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो रिश्तेदारों से पूछा जाता है या फिर घर के कोई करीबी होता है उनसे पूछा जाता है। तो आप तो मरने वाले की बेटी हो, तो आपसे कुछ सवाल जवाब करना है, उस सवाल का आपको जवाब देना है बस, और रिकॉर्ड करना है। तो लड़की ने पुलिस वाले की बात मानकर पुलिस वाले के साथ चल देती है, लेकिन पुलिस वाला उसे लेकर सीधा राजधानी पहुंचते और वहां जाकर कुछ लोगों से मिलवाते हैं। जैसे उन लोगों को वो लड़की देखती है, इस लड़की का तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही सारे लोग थे जिन लोगों ने उस महिला के एक्सीडेंट करवाया था और इसका मास्टरमाइंड जो है वो लड़की होती है। मरने वाली मृतक महिला की कानून के पढ़ाई करने वाली 24 साल की लड़की होती है। वाकई पूरा घटना को सुनेंगे ना तो आपको भी रिश्ते नाते पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कोई बेटी अपनी माँ को ऐसी मौत कैसे दे सकती है। तो आज मैं इसी कहानी को, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल जैसे हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है 3 जुलाई को हुई थी और ये घटनाक्रम राजस्थान प्रदेश का जयपुर यानी राजस्थान का राजधानी, उसी जयपुर में रहने वाला विजय शर्मा जयपुर के हाई कोर्ट में वो क्लर्क थे, यानी लोअर डिवीजन में काम करते थे, एलडीसी थे, अच्छा खासा पैसा वाले थे। विजय शर्मा शादीशुदा थे और उनके बीवी, उनके 2 बच्चे थे। विजय शर्मा का एक लड़की जिनका नाम आयुषी शर्मा होता है, वो पढ़ाई कर रही थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी।
लेकिन पिछले साल 2025 की बात है ये, विजय शर्मा की अचानक मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो विजय शर्मा की नौकरी किसी रिश्तेदार या किसी घर वाले को ही मिलने वाले थे। अब बेटी उस टाइम आयुष शर्मा जो है वो 12वीं का पढ़ाई कर रही थी, यानी 12th का एग्जाम दी थी। तो घर वालों ने डिसाइड किया जो विजय शर्मा की नौकरी जो है बेटी आयुषी शर्मा करेगी। वो भी खुद से कहा ठीक है, मैं अपने पापा की नौकरी कर लूंगी। सारे लोगों ने सहमति दे दिया। माँ भी चाहती थी, माँ का नाम होता है नीरज शर्मा। माँ भी चाहती थी जो बेटी को ये नौकरी मिल जाए उसके पापा के। लेकिन नीरज शर्मा का एक भाई है, वो आए और अपनी बहन से बातचीत किया। जो देख बहन, अब जैसे कि तेरे पति का मौत हो गए, भले ही तुम लोगों के पास कोई चीज की कमी नहीं है क्योंकि अच्छा खासा पैसा वाले थे। जयपुर के अंदर 2 घर थे और भारतपुर हाईवे के पास करीब 10 करोड़ का एक 5 बीघा जमीन भी विजय शर्मा के थे जो अब नीरज शर्मा के नाम पर है। लेकिन तुम सोचो, जो आयुषी शर्मा कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारे पास आयुषी शर्मा के अलावा भी तुम्हारा एक विकलांग बेटा है जो शायद लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा। उसके बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो मैं तो चाहता हूं तुम इस नौकरी को करो, तुम्हारे पति की नौकरी तुम कर लो। नीरज शर्मा को भी लगा जो भाई कुछ गलत तो नहीं बता रहे। कुछ सोचने के बाद कहा हाँ भाई, आप तो सही कह रहे हो। आयुषी शर्मा पढ़ाई कर रही है और वो पढ़ लिख कर खुद काबिल बनकर वो नौकरी हासिल कर सकती है, उसे इससे भी बड़ा ओहदा मिल सकते हैं। तो इसीलिए नीरज शर्मा ने अपनी बेटी को समझाया जो देख बेटा आयुषी, तू अभी पढ़ाई कर रही है और तू आगे जाके और नाम कमाएगी। तेरे पापा की नौकरी को मैं कर लूँ और तू अपना पढ़ाई जारी रख, तू अपना पढ़ाई पूरी कर ले, जितना चाहे उतना पढ़ ले। ये बात माँ अपनी बेटी को कहती है, लेकिन बेटी चाहती थी अपने पापा की नौकरी को करे। तो बेटी ने कहा नहीं माँ, मैं अपने पापा की नौकरी करना चाहती हूँ और मैं आगे का पढ़ाई नहीं करना चाहती। माँ बेटी में इस बात को लेकर बहस हुई। आखिरकार माँ बेटी में झगड़ा भी हुई। जब झगड़ा होती है, आयुषी शर्मा जो है अपने माँ से नफरत करने लगती है और उसी नफरत के वजह से वो घर छोड़कर भी दूसरे घर में चले जाते, जो पुराना घर, क्योंकि विजय शर्मा ने 2 घर बनाए थे, एक नया घर बनाए थे और एक पुराना घर था। उस पुराने घर में वो चली जाती है आयुषी शर्मा अपनी माँ और अपने विकलांग भाई को उस नया घर को छोड़कर चली जाती है। माँ नीरज शर्मा सोचती है जो बेटी अभी रूठी हुई है, कुछ ही दिनों में उसको अकल ठिकाने आएंगे, वो खुद ब खुद आ जाएगी। और नीरज शर्मा जो है अपने पति की नौकरी करने लगती है हाई कोर्ट के अंदर। यही दिन बीतते गया और बेटी जो है आयुषी शर्मा कभी कभार अपने माँ से फोन पर बात किया कर लेती थी। माँ हर बार अपनी बेटी को समझाती, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दिन बीतते गया, लेकिन फिर बेटी सोचने लगी अगर ऐसा ही रहा तो फिर मुझे तो कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं पापा की। ऐसा ना हो माँ ही पूरी जिंदगी उस नौकरी को करे और रिटायरमेंट के समय आ जाए तो फिर मुझे क्या मिले। वो अपने माँ के ऊपर बहुत ज्यादा नफरत करने लगी और मनी मन में वो सोचने लगी। एक दिन उसी सोच ने उसको एक आइडिया दिया। उसके दिमाग में ये आया जो माँ को जो नौकरी मिली है वो पापा की नौकरी है और तभी मिली है जब पापा की मौत हो गई। यानी अगर मेरी माँ का भी मौत हो जाए तो नौकरी किसी और को मिलेगी, यानी मेरे अलावा कोई और है नहीं घर पे। इसीलिए उसके दिमाग में ये खुरापात आइडिया आई और उस आइडिया पे वो काम करने लगी। लेकिन वो कुछ दिनों तक सोचने के बाद लगा अरे इस काम को तो मैं अकेली बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए किसी ना किसी का तो साथ होना जरूरी है। अब साथ कौन देगा, एक मर्डर, क्योंकि वो अपने माँ को मारना चाहती थी तभी वो नौकरी को हासिल करना पाती। इस वजह से उसने बहुत सोचने के बाद उसे अपने एक कजन भाई उसकी याद आया जिसका नाम होता है बलराम, जो उसके ताऊ का बेटा होता है। और जिस पुराने घर में वो रह रही थी उस घर से थोड़ी दूर में ताऊ का घर था और ताऊ का बेटा होता है बलराम से इस आयुषी शर्मा का थोड़ा बहुत जमती थी, यानी भाई बहन का रिश्ता तो था ही और थोड़ा इन दोनों का जमता था। इसीलिए वो आयुषी शर्मा जो है अपने भाई बलराम के पास गई और बलराम को अपनी माँ को लेकर पूरी बात बताई।
जो मैं अपने पापा का नौकरी करना चाहती हूँ और माँ को अगर मार दूँ या मरवा दूँ तो ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो भाई बलराम ने सोचने के बाद कहा, देख आईसी, तू अपने माँ को मरवा देगी और ये नौकरी तुझे मिल जाएगी, तेरी लाइफ सेट। तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा अगर मैं तेरा साथ दूं? यहाँ पर आईसी शर्मा जो है अपने भाई से वादा करती है, जो देखो भाई, अगर तुम इस काम को करवा देते हो, माँ को मरवा देते हो और नौकरी मुझे मिल जाती है, तुम्हें तो पता है माँ के नाम पर एक 5 बीघा जमीन जो पापा ने खरीदा था, वो जमीन जो भरतपुर में है, उसकी कीमत करीब आज के तौर पर 10 करोड़ रुपए है। वो जमीन जो है माँ के मरने के बाद मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो जमीन मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ बलराम को आ जाते हैं लालच, 10 करोड़ एक मर्डर के बदले में। तो बलराम कहते ठीक है, पहले मैं पापा से बात करता हूँ। बलराम अपने पिता से बातचीत करता है, जिनका नाम होता है मोहन। मोहन से बातचीत करने के बाद मोहन ने कहा, जो देख बेटा, आईसीयू बाद में जाके पलट तो नहीं जाएगा। तो आईसी को बलराम जो है अपने पापा से मिलाते हैं, यानी आईसी शर्मा जो है अब अपने ताऊ से अपने माँ के मर्डर को लेकर तीनों ने मिलकर डिस्कस किया, सारी बात तय हो जाती है। उसके बाद बलराम जो है अपने पापा के कहने पर जिस गांव का ये लोग रहने वाले होते हैं उस गांव में पहुंचते हैं, और उस गांव में कुछ बदमाश टाइप का लोग थे। 4 बदमाश होता है इस काम को करने वाला, जो बलराम जानते थे। बलराम गांव पहुंचने के बाद एक का नाम होता है आकाश, एक का नाम होता है अरविंद, और तीसरे का नाम होता है मोहित, और चौथे का नाम होता है रोहित। इन चारों से बलराम बात करते हैं। बलराम कहते हैं, जो देखो, जयपुर में एक महिला है, उसके मर्डर करना है और उसे रोड एक्सीडेंट में मारना है। तो एक हादसा लगना चाहिए, रोड एक्सीडेंट लगना चाहिए, और इसमें किसी के ऊपर आंच नहीं आएगी। बदले में तुम लोगों को 7 लाख रुपए मिलेगी, यानी 7 लाख रुपए का सुपारी दे देते हैं बलराम। और ये सुपारी जो है आईसी शर्मा के कहने पर बलराम जाकर गांव में अपने पहचान वालों से बात किया। वो चारों भी सोचते हैं, अरे किसी को सिर्फ एक्सीडेंट करके मारना है और इसके बदले में 7 लाख रुपए मिले। फौरन वो लोग राजी हो जाते हैं, और राजी होने के बाद इस काम को करने के लिए वो लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाते हैं और तैयारी भी कर लेते हैं। तैयारी सीधा हरियाणा प्रदेश जाते हैं, वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आते हैं अपने पहचान वाले का। स्कॉर्पियो के जो नंबर प्लेट है उसमें मिट्टी से पोथा लगा देते हैं ताकि नंबर समझ में न आए, और उस स्कॉर्पियो को लेकर 3 जुलाई की बात है ये, 3 जुलाई को नीरज शर्मा अपने विकलांग बेटे को कोचिंग में लेकर गए थे। उस कोचिंग में जब जाते हैं तब नीरज शर्मा के पास उनकी बेटी आईसी शर्मा का फोन जाती है, जो माँ तुम कहाँ पर हो? तो नीरज शर्मा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे भाई को लेकर कोचिंग में आया हूँ। तो आईसी शर्मा ने कहा, जो मम्मा तुमसे कुछ काम है, अर्जेंट काम है, कुछ बात करनी है, आप घर पर आओ, यानी पुराना घर पे बुला रहे। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई यहाँ पर है, कैसे छोड़ के आ जाओ? मम्मा महज 5 मिनट की बात है, भाई तो अभी वहां पर रहेंगे, तो आ जाओ ना, कुछ बात करनी है और उसके बाद आप चले जाना। नीरज शर्मा को लगा ऐसी बेटी रूठी हुई है, अगर बुलाने पर ना जाऊं तो और ज्यादा नाराज होगी, गुस्सा होगी, ऐसी वो गुस्सेलू है। इसीलिए माँ अपने बेटे, विकलांग बेटे को उसी कोचिंग में छोड़कर अपने बेटी के घर आने के लिए पैदल ही, जो थोड़ी दूर में था, पैदल ही निकल पड़ते। जब पैदल आ रही थी तब इतनी करीब 120 से 130 किलोमीटर के प्रति घंटा रफ्तार से वो स्कॉर्पियो जो है उस नीरज शर्मा को टक्कर मारते हैं और वहां से तेजी से भाग जाते हैं। जब ये एक्सीडेंट होती है, नीरज शर्मा की बॉडी जो है करीब 100 फीट दूरी पर जाकर गिरते हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है उस महिला की। वहां पे एक बाइक वाला खड़ा था, बाइक वाला फौरन इस एक्सीडेंट को देखने के बाद ही वो बाइक लेकर भाग जाते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुई थी, कुछ लोग भी थे, सब वहां पर आते हैं, जमा हो जाते हैं। और फिर पुलिस वाले जब मामा के कहने पर, आईसी शर्मा के मामा के कहने पर, जब पुलिस उस जगह का सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, स्कॉर्पियो ने एक्सीडेंट किया था, उसका नंबर साफ नजर नहीं आ रहे थे। तो पुलिस को लगा ये एक्सीडेंट तो जानबूझकर कराया या किया होगा, लेकिन कैसे पता करें, गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा। वो जो बाइक खड़ा था और एक्सीडेंट के बाद ही फौरन वो बाइक वाले भागे,
उस बाइक का नंबर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा अब इतनी बड़ी हादसा हो जाता है, सब लोग दौड़ते आते हैं, लेकिन वो बाइक वाला वहीं पे खड़ा था, वो देखा भी नहीं पीछे पलट कर और भागा क्यों। उस नंबर को जांच किया और उस नंबर के जरिए और आगे का सीसीटीवी खंगाला तो देखा कि वो बाइक बिल्कुल स्कॉर्पियो के पीछे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो बाइक को थोड़ा टाइम जाने के बाद देखा कि जहां पर स्कॉर्पियो रुकी, उस स्कॉर्पियो के पास बाइक भी रुकती है। उस स्कॉर्पियो से दो बंदे निकालते और बाइक पर बैठकर, उसी बाइक पर जो एक्सीडेंट के वहां से फौरन भागा था, उस बाइक पर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं और उस जो स्कॉर्पियो है चौपाटी के पास लावारिस छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। सीसीटीवी में सारे कैद हुआ, स्कॉर्पियो को चेक किया जाता है, नंबर प्लेट को जब पता चलता है, मतलब वो जो मिट्टी से पोता हुआ था उसको हटाते, नंबर पता चलता है वो हरियाणा का स्कॉर्पियो था। पुलिस का टीम हरियाणा पहुंचते हैं, कार मालिक तक, स्कॉर्पियो के मालिक तक पहुंचते हैं। स्कॉर्पियो के मालिक आते हैं और कहते हैं हाँ, एक कार को तो मैं 30,000 किराए पे एक शख्स को दिया हूँ। उस शख्स के पास पहुंचते हैं, उस शख्स का नाम होता है आकाश। वही आकाश बलराम का दोस्त होता है। आकाश को जब पूछा जाता है, आकाश डर चुका था जब पुलिस आकाश तक पहुंच गया। फिर आकाश ने बलराम का नाम बताया और अरविंद का नाम बताया, मोहित का नाम बताया, रोहित का नाम बताया, क्योंकि आकाश तो हत्ते चढ़ गए। जब बलराम ने मुंह खोला, ये पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बलराम ने कहा ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे, और वहाँ मोहन को भी हिरासत में ले लिया था पुलिस ने, जो बलराम का पिता होता है और आईसी शर्मा का ताऊ। बलराम ने जब मुंह खोला, पुलिस भी हैरान, पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। और जो पुलिस को सबसे पहले जांच के लिए बताया गया था आईसी शर्मा का मामा, बेटी के हाव भाव की वजह से ही मामा को शक हुआ था अपनी बहन की मौत को लेकर। बलराम ने कहा ये सब कुछ आईसी शर्मा ने कराया। पुलिस का फौरन एक टीम आईसी शर्मा के घर पहुंचते, उसी गांव में, क्योंकि मां का अंतिम संस्कार गांव में ले जाकर किया था, वहीं पे सारे लोग मौजूद थे। पुलिस का एक टीम वहां पर पहुंचते और आईसी शर्मा को पूछताछ के लिए गाड़ी में बिठाते। तो आईसी शर्मा जो है कानून की पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए रोक छोड़ छाड़ने लगे पुलिस के ऊपर। पुलिस ने बड़े शांति से उस आईसी शर्मा को कहते हैं, देखो तुम तो कानून की पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हें तो पता ही है ऐसे मामलों में बहुत सारे पूछताछ करनी पड़ती है और घर वालों से ही पूछताछ करनी पड़ती है। तो कुछ सवाल है, उसकी जवाब तुम ही दे सकते हो, और घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो तुम्हारी मम्मी के बारे में बता सके। तुम ही एक लौती लड़की हो, तो कुछ सवाल करनी है और पुलिस थाने चलो। आयशु को समझा बुझाकर गाड़ी में बैठाते और सीधा उस गांव से जयपुर पहुंचते हैं, जिस जगह में वो लोग रहते थे, जिस जगह में इस घटना को अंजाम दिया था, उसी जगह के पुलिस स्टेशन पे पहुंचते। आयशु शर्मा को जब उस जगह पर लेकर गया शहर के पुलिस स्टेशन, आयशु शर्मा बहुत गुस्सा होती है, चीखती है, चिल्लाती है, जो आप लोग झूठ बोलकर मुझे शहर लेकर आ गए, मेरी माँ का अंतिम संस्कार वहां पे हुई थी, कुछ रस्में बाकी है। पुलिस ने तभी भी शांति से उसके साथ पेश आ रहे थे, जो देखो बस कुछ सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद तुम्हें फिर से गांव छोड़कर आएंगे। उसे बहला फुसला कर पुलिस थाने के अंदर लेकर जाते हैं और उन लोगों के सामने खड़ी कर देते हैं। उसमें 6 लोग होते हैं, बलराम था, ताऊ था, मोहन और 4 साथी, जिन चारों ने मिलकर उस नीरज शर्मा को एक्सीडेंट किया था। जब इन 6 लोगों के सामने आयशु शर्मा को खड़े करते, आयशु शर्मा के पास जो उसकी तेवर थे वो बिल्कुल बदल जाते और उसकी आवाज जो ऊंची थी वो एकदम कम हो जाती। अब उसके पास रास्ता नहीं थे। पुलिस ने फिर उसे पूछा, जो बता दो, तुम तो जानते ही हो कानून की पढ़ाई कर रही हो। बार बार पुलिस जो है बार बार उसे एक ही चीज कह रहे, तुम तो कानून को जानते हो, कानून की पढ़ाई कर रहे हो, तो बता दो, आसानी से बता दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है किस तरीके से हम लोग पेश आते हैं, और खास करके किसी मर्डर के सिलसिले में। तो आयशु शर्मा ने आखिरकार वो पूरी बात बताया, जो नौकरी पाने के लिए वो सब कुछ किया था। इसे सुनने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ था। बलराम ने जो कुछ भी बताया वो सच था। अपने पिता का नौकरी को पाने के लिए ही वो उसने अपने विधवा माँ को एक्सीडेंट करवा के मार देते। अपने माँ को तो वो और भी तरीके से मार सकती थी, लेकिन उस मोहन ने
यानी उसके ताऊ ने जो बताया, जो देखो सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी माँ की अगर मौत भी हो जाए ना तो उसमें जांच पड़ताल होगी, तब जाकर तुम्हें वो नौकरी मिलेगी। तो मौत जो है ऐसा लगे जो कोई हादसा है, हादसे में मौत हुई तब जाकर वो नौकरी मिलेगी। अगर मर्डर हुआ तो वो नौकरी तुम्हें बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तभी जाकर ये प्लान हुआ और इस तरीके से उस नीरज शर्मा को मारा गया। उस लड़की से बार बार एक रिपोर्टर ने पूछे, जो आखिर तुमने अपने माँ को क्यों मारा। कई सारे सवाल किया लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कोई अफसोस नहीं है। उस वीडियो को आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जाऊंगा और आप लोग बताइए इस लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या वो किसी के बहकावे में आकर ये सारे काम किया, या फिर कि कोई और राज होगी जो इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई है जो सामने नहीं आ रहा है। शायद उसके पिता का भी मौत कोई साजिश हो। अब पुलिस जांच पड़ताल में ही सामने आएगी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो पढ़ाई की हो? लास्ट ईयर बेटा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने खर्चा उर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक, ले जाओ। हार्ड हो रही है।